चलो। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आइए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ग्लोबल करियर इंस्टीट्यूट पर। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। आवाज़ वगैरह बिल्कुल क्लियर है तो कमेंट करके बता दीजिए। फिर अपने शुरू करते हैं आज। और आज अपने जिस उद्देश्य हेतु आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हुए हैं, आज अपने जो अधीनस्थ बोर्ड का नया कैलेंडर जारी हो गया है। 2026 का 25 और 26 का अपने कैलेंडर जारी हो चुका है। इसके ऊपर अपने जो नई भर्तियां थी, उन नई भर्तियों के एग्जाम डेट वगैरह सभी इसके अंदर विस्तार से पूर्वक बताई गई है, तो उसी के ऊपर आज अपने थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। फिर अपने जो डेली मॉडल पेपर होता है, आज मॉडल पेपर संख्या नंबर 5 होने वाला है, उसके ऊपर अपने चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए भी आज अपने जो जान लेते हैं कौन सी एग्जाम कब होगी, कौन कौन सी एग्जाम आई हुई, आप किस किस की तैयारी कर सकते हो। तो ये अपने आज कैलेंडर जारी हुआ है जो अधीनस्थ बोर्ड का है। आरपीएससी का तो पहले हो चुका था, आज अपने अधीनस्थ बोर्ड का। ठीक है, ये अपने राज्य स्थानीय कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर अधीनस्थ बोर्ड का अपने क्या है, कैलेंडर है। बात करें इसके अंदर तो अपने सबसे पहले अपने नॉर्मल भर्तियों के बारे में देख लेते हैं। ये अपनी कोई निजी सहायक ग्रेड सेकंड की सीधी भर्ती है, नॉन सीटी है। और इसकी जो परीक्षा दिनांक दे रखी है वो दे रखी है अपने 19 मार्च 2025 से 20 मार्च, यानी 19 और 20 मार्च 2 दिन आपकी ये परीक्षा होने वाली है। ये आपके रिजल्ट है, ये टाइप है तो ये इधर टाइपिंग वाली होगी, तो उधर ये आपके क्या है, रिजल्ट। रिजल्ट कब आ जाएगा इसका, 20 मई तक इसका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये जेल पेरी की जो भी अपनी भर्ती चल रही है, अभी अपनी भर्ती है जेल पेरी की। इसका एग्जाम अक्टूबर में आपके अप्रैल में होना था। पहले इसका एग्जाम शायद 13 अप्रैल को था, उसको अपने 12 अप्रैल पर ले। नॉन सीटी, कोई सीटी नहीं इसके अंदर, सीधी ग्रेजुएशन लेवल की भर्ती है। इसका एग्जाम कब होगा आपके 12 अप्रैल को, पहले 13 अप्रैल को था शायद, अब इसको 12 अप्रैल को लिया है। ठीक है, और इसका रिजल्ट ऑफलाइन अपने सीधे ऑब्जेक्टिव वाले सीधे क्वेश्चन आने हैं। और ये जो है इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा अपने नवंबर के अंदर। आपके एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा, 12 नवंबर तक इसका रिजल्ट आ जाएगा 2025 के अंदर ही। बड़ी भर्ती अपने पटवारी सीधी भर्ती, पटवारी की भर्ती अभी चल रही है, इसके फॉर्म अभी चल रहे हैं अपने। 23 मार्च तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ग्रेजुएशन सीटी लेवल, ये कैसा है अपने, सीटी लेवल का है। और कौन सी सीटी है, ग्रेजुएशन वाली, स्नातक वाली सीटी इसके अंदर मांगी गई थी। तो जिन जिन की ग्रेजुएशन सीटी कंप्लीट है, वो पटवारी की तैयारी कर रहे हो, नहीं कर रहे तो भी लग जाओ, क्योंकि इसका जो एग्जाम अपने पहले 13 मई को था, कितने को था, 13 मई को, उसको 2 दिन पीछे ले आए। कितने मई को, 11 मई को अपने पटवारी का एग्जाम होने वाला है। ऑफलाइन है, यानी सीधे अपने ऑब्जेक्टिव मार्किंग क्वेश्चन आएंगे। और इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा। कितनी तारीख को आ जाएगा जी, ये आ जाएगा आपकी 11 अगस्त को। संभावित तारीख है अपने रिजल्ट की, कितनी तारीख को, 11 तारीख को, 11 अगस्त को आपके क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो आपके मेन पटवारी और जेल पेरी वाली थोड़ी ध्यान रखनी है, क्योंकि इसी की अपने ज्यादातर तैयारी करते स्टूडेंट है। पटवारी की जो एग्जाम डेट है वो कितनी हो गई, 11 मई, 11 मई इसके एग्जाम डेट है। और अपना रिजल्ट आता रहेगा फिर अगस्त के अंदर। इसके बाद में ये आपके कनिष्क तकनीकी सहायक भर्ती जो नॉन सीटी के अंदर है, और इसका अपने मई के अंदर एग्जाम है। और इसका रिजल्ट अपने अक्टूबर के अंदर आ जाएगा। बाकी ये थोड़ी अपने ज्यादा इनकी तैयारी अपने काम वाली नहीं है कोई। इसके अंदर आपके एएनएम की, कोई सोशल वर्कर की, हॉस्पिटल की, इसके अलावा अपने ये सीनियर काउंसलर की, इसके अलावा जो भी भर्तियां आप देख सकते हो जिन जिनके काम की, वो देख लेना भी। ये तो है कि जो सीटी के अंदर, तो सभी भर्तियां सीटी के अंदर नहीं है। ये जितनी भी भर्ती है वो सीटी के अंदर शामिल नहीं है। ये इनकी क्या है, एग्जाम डेट। और ये अपने इनका फॉर्मेट है, अभी सीबीटी होगा या ऑफलाइन होगा तो वो अपने अनुसार देख लेंगे। और ये इनकी क्या है, एग्जाम डेट। तो सभी की एग्जाम डेट अपने एक साथ ही दे रखी है यहाँ पर। ये आप जो भी भर्तियां हैं अपनी अपनी इसमें से आप छांट सकते हो। मेनली अपने लिए पटवारी और जेल पेरी प्रमुख हो गई। नेक्स्ट पेज पे अपने चले तो फिर ये थोड़ी नर्सिंग वाली भर्तियां फिर से आ गई। ये अपने नर्सिंग की हो गई। और ये अपने हेल्थ से संबंधित फिर नर्सिंग टेस्ट, इसके अलावा अपने अकाउंट
की भर्ती हो गई है। कुछ भर्ती अपने काम की नहीं, इसमें अपने जो काम की भर्ती है आप यहाँ से देख सकते हो। बाकी कब एग्जाम है इनका, कौन सा मोड के अंदर होगा, कब तक इनका रिजल्ट आ जाएगा, ये इनका एग्जाम डेट है और ये इसका रिजल्ट डेट है। और बाकी इनकी फॉर्मेट है, सीबीटी होगी, ऑफलाइन होगी, या जिस प्रकार की भी आपकी भर्ती होने वाली है, ठीक है। और नॉन सिटी के अंदर सभी की सभी भर्तियां। अब अपने जो काम की भर्ती है इस पेज के अंदर, वो है ये पशुधन सहायक की भर्ती। पशुधन सहायक 2024 की जो भर्ती है वो अपने काम की है। तो ये कैसी है, नॉन सिटी यानी सीधे +2 बेस पे होगी, +2 बेस पे है, जिसका आपके ये पशुधन सहायक वाला जिसका कोर्स किया हुआ है वो सभी इसके अंदर एलिजिबल है। और इसका जो एग्जाम है वो है अपने 13/6/2025 यानी 13 जून 2025। शायद पहले ये 13 जून ही था, अब 13 जून 2025 को आपके ये एग्जाम होने वाला है पशुधन सहायक का, सीधी भर्ती है। इसका अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि एग्जाम होगा कैसा, फॉर्मेट क्या रहने वाला है एग्जाम का, ऑफलाइन होगा कि सीबीटी होगा कि टीबीटी होगा, किस प्रकार का होगा। तो इसमें अपने कोई सा भी हो सकता है, देख लेना अभी ऑफलाइन भी हो सकता है, सीबीटी यानी कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा भी हो सकती है इसकी। तो जो भी होगा वो देख लेंगे इसके अंदर। और इसका रिजल्ट कब आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा 13 नवंबर तक। कब तक आ जाएगा, 13 नवंबर 2025 को अपने पशुधन सहायक एलएसए वाली होगी ना, इनका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने काम की होगी। इसके बाद में लेखा सहायक संविदा, ये नॉन सिटी के अंदर है और इसका आपके 16 जून को इसका एग्जाम है, ऑफलाइन होगा। और 16 नवंबर को इसका क्या जाएगा रिजल्ट। ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती 2025 यानी वीडियो, ये पटवारी वीडियो महत्वपूर्ण भर्तियां हैं। तो वीडियो की जो एग्जाम डेट है वो वैसे सीटी ग्रेजुएशन के अंदर है ये, यानी जो जो पटवारी की भर्ती या पटवारी का एग्जाम जो देने के लिए एलिजिबल है वो ही आप किस में हो, वीडियो के अंदर भी एलिजिबल हो। तो पटवारी और वीडियो दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण भर्तियां हैं। सिलेबस भी लगभग सेम ही रहता है इनका। इसकी एग्जाम डेट आ गई है, कितनी है, 12 जुलाई, यानी 12 जुलाई को 7वें महीने के अंदर जुलाई में इसका एग्जाम है। तो मान के चलिए कि मार्च के लास्ट तक या अप्रैल की शुरुआत के अंदर अंदर इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा अपने पास। ये मान के चलते कि मार्च के अंदर अंदर आ जाएगा, अगर नहीं आता है तो अप्रैल के पहले सप्ताह के अंदर इसका क्या आ जाएगा, आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन मान के चलिए मार्च में आ जाएगा इसका। ऑफलाइन होता है, सभी जानते हो तो अपने ओबीसी आपके ऑब्जेक्टिव मार्किंग। और इसका रिजल्ट कब आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा आपके अक्टूबर के अंदर, 12 अक्टूबर को इसका क्या आ जाएगा, संभावित रिजल्ट की तारीख दी गई है। तो एक तो ये भर्ती अपने महत्वपूर्ण है, ठीक है। पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 की भर्ती की बात की जाए तो नॉन सिटी के अंदर है और इसका 27 जुलाई को एग्जाम है, ऑफलाइन एग्जाम होगा। और 27 दिसंबर को इसका क्या जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। बात की जाए आपके प्लाटून कंप्यूटर, यहाँ पे प्लाटून कमांडर की सीधी भर्ती है ये भी। इसकी बात की जाए तो ये सीटी ग्रेजुएशन के अंदर, यानी जो पटवारी ग्राम सेवक देगा वो प्लाटून कंप्यूटर आपके कमांडर की भी भर्ती देखेगा। और इसका रिजल्ट आ जाएगा आपकी, सॉरी एग्जाम डेट इसकी कितनी है, 12 अगस्त। एग्जाम डेट कब है, 12 अगस्त को ऑफलाइन होगा। और आपके इसका 2026 में 10 मार्च 2026 को संभावित रिजल्ट आने की संभावना है। इसके बाद में अपने 4th ग्रेड, ये सबसे महत्वपूर्ण भर्ती है एक तो 4th ग्रेड वाली, क्योंकि सभी इसकी तैयारी करेंगे। इसके अंदर पोस्ट भी अपने लगभग 53,000 हो गई है ना, अभी पोस्टें बढ़ाई थी 1200 1250, तो लगभग इसके अंदर 53,000 पोस्टें हो गई है। और नॉन सिटी है, कैसी है, नॉन सिटी सीधी आपके +2 लेवल पर है, 12th लेवल पर ये भर्ती है आपके। नॉन सिटी है, कोई सिटी की आवश्यकता नहीं है, पद भी काफी लगभग 53,000 इसके अंदर पद है। इसका जो एग्जाम होगा संभावित तारीख आ गई है वो आपके 19/9 यानी सितंबर के अंदर, यानी 19 सितंबर से चलेगा और 21 सितंबर तक, 19 को 20 को 21 को 3 दिन इसका एग्जाम होने वाला है। 2025 में ये एग्जाम होगा, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। कैसा होगा जी एग्जाम, एग्जाम होगा ऑफलाइन। कैसा होगा, ऑफलाइन, सीधा आपको ओमार सीट वाला एग्जाम होगा इसके अंदर। और इसका रिजल्ट आ जाएगा अपने 2026 के अंदर, 2026 में इसका क्या जाएगा, आपके रिजल्ट आ जाएगा 21 जनवरी 2026 तक इसका क्या जाएगा, आपके रिजल्ट आ जाएगा। तो ये अपने एक तो वीडियो वाली महत्वपूर्ण होगी, एक अपने 4th ग्रेड वाली महत्वपूर्ण है। और बात की जाए प्रयोगशाला सहायक लैब वाले, लैब असिस्टेंट की जो तैयारी कर रहे हो वो भी तैयार हो जाओ भी। इस लैब असिस्टेंट सीधी भर्ती अपने नॉन सिटी है, कोई सिटी नहीं इसके अंदर, ध्यान रखना वो एलिजिबल होंगे, +2 लेवल की होती है ये।
ये आपके 12th लेवल की भर्ती होती है। इसके अंदर वो एलिजिबल है जिसके अंदर +2 के अंदर जिनके पास मैथ थी या साइंस थी या होम साइंस और ज्योग्राफी वाले को पिछली बार अपने इसके अंदर ऐड कर लिया गया था, तो मान के चलते इस बार भी ऐड कर ही लेंगे इनको, मैथ साइंस ज्योग्राफी और होम साइंस इनको ऐड कर लिया था, तो अपने इस बार भी ये इन्हीं को ऐड करेंगे मान के चलते हैं। इसका एग्जाम डेट कब है? इसकी एग्जाम डेट है जी 2 नवंबर को। 2 नवंबर 2025 से 3 नवंबर 2025 तक अपने प्रयोगशाला लैब असिस्टेंट का एग्जाम होने वाला है। ऑफलाइन एग्जाम होगा जैसे पिछले साल हुआ, पीछे हुआ था पिछली भर्ती के अंदर, और इसकी जो रिजल्ट आ जाएगा वो अपने 4/4/2026 यानी 4 अप्रैल 2026 तक इसका क्या आ जाएगा, आपके रिजल्ट आ जाएगा। लास्ट अपने कौन सी दे रखी है, परिचालक सीधी भर्ती, इसका भी एग्जाम काफी लोग देते हैं, तो ये भी एक प्रमुख भर्ती है जिसके अंदर और भी अपने फॉर्म भरते हैं काफी लोग। नॉन सिटी के अंदर इसका जो एग्जाम डेट है वो अपने 22 नवंबर को, और ऑफलाइन भर्ती है। इसके अलावा ये अपने रिजल्ट आ जाएगा 23 फरवरी 2026 को इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसमें एक तो अपने वीडियो वाली, एक चतुर्थ श्रेणी और एक अपने लैब असिस्टेंट वाली, ये प्रमुख भर्तियां हो गई। और आगे देखिए अपने, तो ये फिर आपके परिवहन चालक की भर्ती आ गई। परिवहन चालक इसका भी काफी लोग बच्चे एग्जाम देंगे, सीटी के अंदर है। अब सीटी इसके अंदर कौन सी दे रखी है भी बताया नहीं है, ग्रेजुएशन है या अपने +2 है, तो शायद ये +2 पे आती है सीधी आपकी, ठीक है। और इसका एग्जाम आपके 23 नवंबर को संभावित है। ऑफलाइन एग्जाम होगा, रिजल्ट आ जाएगा आपके 23 जून 2026 तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। फिर महिला पर्यवेक्षक सीधी भर्ती, ये भी सीटी के अंदर ही है, और इसका एग्जाम अपने 26 दिसंबर को कब होने वाला है, 26 दिसंबर को। विपेंद्र वर्मा है सर, हाय विपेंद्र जी। अब देख लो आपके लिए कौन सी भर्ती इसमें महत्वपूर्ण है, वो देख लो आप कौन सी भर्ती का एग्जाम दोगे इसमें से, सबसे महत्वपूर्ण क्या है आपके लिए। देखो इसके अंदर इतनी भर्तियां बता दी है मैंने, ऑफलाइन होने वाला है, और आपके इसका रिजल्ट 2026 में आने वाला है। इसके बाद में अपने जमादार ग्रेड सेकंड, तो ध्यान रखना ये भर्ती आएगी किसके अंदर है, +2 वाले सीटी के अंदर, सीनियर सेकेंडरी सीटी के अंदर है +2 वाले, तो ये ध्यान रखना भी सीधी भर्ती महत्वपूर्ण भर्ती है भी, ये भी क्या होने वाली है, एक महत्वपूर्ण भर्ती होने वाली है। ये आपके परिवहन चालक वाली महत्वपूर्ण भर्ती है। जमादार वाली का जो एग्जाम होगा वो होगा आपके 27 दिसंबर को, कब होने वाला है, 27 दिसंबर को ऑफलाइन एग्जाम है, और इसका रिजल्ट भी 2026 के अंदर आएगा, ठीक है। हाँ विपेंद्र जी बताइए कब कौन सी भर्ती की तैयारी कर रहे हो। कोमल पारी, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग कोमल जी। आप किसकी तैयारी कर रहे हो, तो कैलेंडर आ गया है, एग्जाम डेट भी आ गई है, तो बताओ कौन किस किस की तैयारी कर रहा है। फिर अपने ये प्राथमिक कुछ चाहिए, अपने मेंस रीट मेंस आ गई अपने मुख्य परीक्षा, 3rd ग्रेड की भर्ती अपनी अधीनस्थ बोर्ड देने वाला है। और रीट बेस्ट यानी जो रीट भर्ती पास कर लेंगे अपने परी वाले वो दे सकते हैं। और इसका जो एग्जाम है वो अपनी जनवरी में चला गया है, कहाँ चला गया है, 17 जनवरी से 21 जनवरी 2026, 17 जनवरी से 21 जनवरी 2026, यानी कि 2026 की 26 जनवरी से पहले पहले आप टीचर लग जाओगे। आप क्या लग जाओगे, टीचर, क्योंकि एग्जाम दे लोगे तो आपको पता ही है ना कि अपना बढ़िया हुआ या अपना कितना हुआ, मीडियम साइज का हुआ या अच्छा नहीं हुआ। तो जिनका बढ़िया हुआ है, जिनको कॉन्फिडेंस है खुद पे, वो तो टीचर लग गए। ऑफलाइन एग्जाम होगा, ये तो अपना राज्य पेपर है, इसको तो अपने राज्य स्तरीय एग्जाम घोषित कर देना चाहिए। और फिर इसके बाद में इसका एक रिजल्ट कब आएगा, जुलाई तक, जुलाई 10 जुलाई 2026 तक इसका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। तो रीट एक महत्वपूर्ण भर्ती है आपके लिए, 26 नंबर पॉइंट ध्यान रखना भी, रीट वाला है मेंस, रीट मेंस है। और इसका एग्जाम कब होगा आपके 17 जनवरी 2026 से 21 जनवरी 2026 है, और जुलाई में इसका क्या जाएगा आपके रिजल्ट, ठीक है। समान पात्रता परीक्षा सीटी खुद आ गई है, सीटी खुद आ गई 2025 की है सीटी उसकी सीधी। और इसका जो एग्जाम होने वाला है वो भी 2026 के अंदर। ये स्नातक स्तर यानी कि आपके ग्रेजुएशन लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, ग्रेजुएशन लेवल की है, अपने बीए वाली है, बीए जो के उनके लिए है। और ये इसका एग्जाम भी 2026 में होगा, फरवरी 2026 में ऑफलाइन होगा। इसका आपके रिजल्ट कब तक आ जाएगा, जून 2026 तक है। कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती की बात की जाए तो नॉन सीटी है ये अपने कृषि पर्यवेक्षक वाली, तो ये मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, अपने चलो अपने कृषि पर्यवेक्षक वाली ध्यान रखना आपने कब है, नॉन सीटी है। और इसकी एग्जाम डेट कब है, यानी लगभग पूरा पूरा 1 साल बचा है। आज 7 तारीख है, 8 मार्च 2026,
एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की। इंडिया रेलवे की सर जी, इंडियन रेलवे की तैयारी करें, बहुत बढ़िया है जी। रेलवे ही है क्या इधर, मेरे को हाँ रेलवे से, बहुत अच्छी बात है जी विपेंद्र जी, तो लगे रहो। आज आपके इंडिया जीके से संबंधित क्वेश्चन है तो तैयार रहना। ऑफलाइन एग्जाम होगा इसका, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भर्ती होती है कृषि पर्यवेक्षक वाली, तो इसका अपने 2026 के अंदर एग्जाम होगा, 2026 में इसका क्या आने वाला है रिजल्ट। फिर अपने सीटी ग्रेजुएशन लेवल वाले की बात की जाए तो ये अपने कब दे रखी है, मई के अंदर इसका एग्जाम होगा, और सितंबर में इसका रिजल्ट आने वाला है 2026 की बात है ये। बात की जाए अपनी कर सहायक सीधी भर्ती नॉन सिटी के अंदर है, 2026 की भर्ती है, उधर 2027 में इसका क्या आएगा रिजल्ट है, 2027 में। अब आ जाओ भी सबसे इधर, और अच्छा हो रहा है क्या, ठीक है, और आ जाओ भी नीचे, और नीचे चलते हैं अपने, ये लो कितनी भर्ती है अपने पास, देख लो 44 भर्तियां हैं। लिपिक ग्रेड सेकंड की बात की जाए तो ये अपने सीटी ग्रेजुएशन +2 के अंदर है। सचिन वर्मा, हाय हाय सचिन जी, स्वागत है आपका क्लास के अंदर, और थैंक यू जो आप हमारी क्लास में पधारे, और भाग्य हमारे। बात की जाए इसके एग्जाम डेट की तो ये आपके 2026 के जुलाई के अंदर एग्जाम होने वाला है इसका, ऑफलाइन है, और अपने 2027 में इसका रिजल्ट आएगा। 27 वाली भर्तियां दे रखी है सचिन जी, कोमल। बात की जाए आपके वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक सिद्धि भर्ती की, तो ये जो नॉन सिटी के अंदर है, और 2026 की भर्ती है, ये भी 2027 में इसका रिजल्ट आएगा। फिर अपने बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक ये भी 2026 की है, नॉन सिटी के अंदर है, और 2027 में। फिर आ जाओ आप पीटीआई की, अब बात की जाए अपने पीटीआई भर्ती की, तो पीटीआई भर्ती 2025 की बात की जाए तो इस नॉन सिटी के अंदर है, यानी इसके लिए तो आपको बीपेड बीपेड करनी होती है ना, पीटीआई वालों को, तो बीपेड जिनकी की हुई है, जैसे बीएड वाले रीट के लिए, तो पीटी टीचर होता है जो, उसके लिए अपने बीपेड करने की आवश्यकता होती है। और भी होती है, बीपेड होगी, एमपेड होगी, वो इसके अंदर आ जाएगी। इसके एग्जाम कब है, इसका एग्जाम है जी, अभी तो बहुत 1.5 साल पड़ा है, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। कितना टाइम पड़ा है, 1.5 साल। इससे पहले तो ये पटवारी में सिलेक्ट ही हो जाएंगे, इससे पहले तो क्या हो जाएगी पटवारी में सिलेक्ट, यानी 13/9/2026 को आपका एग्जाम है। बीपेड वालों ध्यान कर लो, पीटीआई की जो तैयारी कर रही हो, कब आपके एग्जाम है, 13/9/2026 को। रिजल्ट आएगा आपके 13 फरवरी 2027 को, आपका क्या आने वाला है रिजल्ट। तो ये अपने जितने भी कैलेंडर था आपने बात कर ली। तो अभी जो मेन तैयारी कर रहे हो आप, वो तो किस किस की करो, एक तो आप पटवारी के लग जाओ, विपेंद्र वर्मा, हाय सचिन कौन, सचिन सर, सचिन कौन, सचिन हमारे ज्योग्राफी के टीचर है जी, हमारे कोचिंग के अंदर जो ज्योग्राफी पढ़ाते हैं वो है सचिन जी। तो बात की जाए इसकी, तो ये अपने कैलेंडर हो गया। अब अपने चले डेली क्वेश्चनों की तरफ, जितने अपने क्वेश्चन, इसके अंदर एक सेकंड रुको, ठीक है। अब ये तो हो गया अपने जो आज कैलेंडर आया था अधीनस्थ बोर्ड का, उसकी अपने चर्चा कर ली। ध्यान रखना अधीनस्थ बोर्ड पेपर ढंग का लेता है, अपने आरबीएससी की तरह नहीं कि कुछ भी उठाएगी पूछ लेगा, 9वीं 10वीं की किताब में से आ जाएगा। अधीनस्थ बोर्ड के जितने पुराने पेपर हुए वो सभी पेपर निकालो, क्योंकि सबसे पहले आने वाली जेल पैरी, और आपकी आपके मार्च के अंदर तो ईओ आरोपी है ना, जो आरपीएससी लेगी, और इसके अलावा अपने पटवारी की भर्ती महत्वपूर्ण है। तो जिन जिन की सीटी क्लियर वो पटवारी के लग जाओ। अब आ जाओ भी इधर, ये आ गया अपना मॉडल पेपर संख्या कितना है आज, 5 नंबर है ना अपना मॉडल पेपर संख्या नंबर 5। कितने नंबर है अपने, 5 नंबर मॉडल पेपर आज अपना। तो आ जाओ भी मॉडल पेपर संख्या 5 के अंदर बच्चे, हमेशा बच्चे पढ़ाई पर ध्यान दो। आ जाओ भी अपने मॉडल पेपर संख्या नंबर 5 पर। चलो अब अपने लेके आते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। तो ये अच्छा, ये क्या खाली क्यों वगैरह, अच्छा खाली पेज है क्या, ये लो भी। आपके कल 90 तक हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने है कि पेरू या हम्बोल्ट की जल धारा किस महासागर में प्रवाहित होती है। तो बताइए जल्दी से, अभी आपके लिए क्वेश्चन आ चुका है, बताइए विपेंद्र जी, सचिन जी, कोमल जी, बताइए। पेरू या हम्बोल्ट की जो जल धारा है वो किस महासागर में प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर है जो भी आपके सामने, आपके 91 हो गया। पेरू या हम्बोल्ट की जल धारा किस
महासागर में प्रवाहित होती है? बताइए जल्दी से, किस महासागर में प्रवाहित होने वाली जल धारा है? क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर आना चाहिए। और किस प्रकार की जल धारा है? तो बात की जाए अपने पेरू या हम्बोल्ट की, तो ये एक प्रकार की ठंडी जल धारा है। कैसी है? ठंडी जल धारा। पेरू या हम्बोल्ट की जल धारा कैसी जल धारा है? आपके ठंडी जल धारा है। तो बताइए किस महासागर से इसका संबंध है? किस महासागर से इसका संबंध होने वाला है पेरू या हम्बोल्ट की जल धारा से? बताइए बताइए, अब आपके क्वेश्चनों के आंसर आने चाहिए इधर। पेरू या हम्बोल्ट की जल धारा ये आपके जो साउथ अमेरिका है ना, उसके किनारे होती है। साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका, उसके किनारे बहने वाली एक जल धारा है। तो अब तो बता दीजिए, साउथ अमेरिका बता दिया मैंने आपको, ठंडी जल धारा बता दी, तो बता ही सकते हो। अब तो बता दे रहा है 500 जुड़ी लाइन। तो ये आपके किस महासागर से प्रवाहित होने वाली है? ये आपके दक्षिणी प्रशांत महासागर से। किस महासागर की जल धारा है? आपके दक्षिणी प्रशांत महासागर की जल धारा है। कौन सी जी? ये आपके पेरू या हम्बोल्ट जल धारा किस महासागर की है? दक्षिणी प्रशांत महासागर की जल धारा है। चले भी आगे, ठंडी जल धारा है और दक्षिण अमेरिका है, इसके दक्षिण पश्चिमी छोर से बहती हुई चलती है, ठीक है। और इसी के कारण अट्टाकामा का मरुस्थल है, वो इसी के कारण स्थित है। अट्टाकामा का मरुस्थल, अट्टाकामा मरुस्थल इसी जल धारा के कारण है, क्योंकि ये समुद्र के जल को इधर ले आती है अपने, तो वहां पर समुद्र के जल के इधर आने से क्या हो जाता है? आपके मरुस्थल का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन नंबर है 91 का आपके क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर है 92, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? अब इसने सीधा पूछा है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बताइए जल्दी से, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बताइए भी, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियल झील, विक्टोरिया झील, कैस्पियन सागर या ग्रेट बियर झील? बताइए जल्दी से, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बात की जाए विश्व की सबसे बड़ी झील की, सीधा पूछा इसने, को खारी पूछा है, इन्हें को गहरी पूछा है, कुछ नहीं पूछा। तो सबसे बड़ी जो झील है वो आपके कैस्पियन सागर। कौन सी है? कैस्पियन सागर। सी 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 कैस्पियन सागर। वेरी गुड विपेंद्र जी, सचिन जी, आपके जवाब आ रहे हैं। बात की जाए कैस्पियन सागर की, तो इससे एक तो सीमा लगती है रूस की, एक लगती है आपके तंजानिया की, तुर्कमेनिस्तान की, तुर्कमेनिस्तान की। इन देशों की से क्या लगती है? सीमा। तंजा आपके तुर्कमेनिस्तान हो गया, रूस हो गया, इसके अलावा और कौन कौन से देशों की सीमा लगती है? और इसके अलावा आपके अजरबैजान हो गया और कजाकिस्तान। अजरबैजान, अजरबैजान और अपने कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, इन देशों से इसकी क्या लगती है? सीमा। तो ये सीमा बनाने वाले हैं, ध्यान रखना भी। आपके कैस्पियन सागर से कौन कौन सी देशों की सीमा लगती है वो आपके सामने है। नेक्स्ट अपने चले क्वेश्चन नंबर 93, पोंटिंग पर्वत व टॉरस पर्वत श्रेणी के मध्य कौन सा पठार स्थित है? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 93 आपके सामने है। पोंटिंग और जो टॉरस पर्वत है, पोंटिंग और टॉरस पर्वत, इनके मध्य में कौन सा पठार स्थित है? पोंटिंग और टॉरस पर्वत के मध्य में कौन सा पठार स्थित है? बताइए जल्दी से, आपके शान का पठार, अनातोलिया का, मंगोलिया का या कोराट का पठार? बताइए जल्दी से, कौन सा पठार होगा? आपके क्वेश्चन नंबर है 93, क्वेश्चन नंबर 93 का क्या होगा? बताइए जल्दी से, बताइए सचिन जी, विपेंद्र जी, कोमल जी, बताइए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 93 का क्या होने वाला है? विपेंद्र जी, आप तो एसएससी यानी इंडिया जीके की तैयारी कर रहे हो, तो बताओ इसके अंदर। रेलवे की तैयारी कर रहे हो आप, तो आपके वर्ल्ड जीके से संबंधित है, वहां पर तो आपके आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी। बताइए बताइए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 93 का क्या होगा? अपने पोंटिंग और टॉरस पर्वत के मध्य कौन सा पठार स्थित है? ध्यान रखना, दो पर्वतों के मध्य हमेशा ही एक पठार स्थित होगा। दो पर्वत श्रेणी उनके मध्य एक पठार स्थित होगा। सचिन जी बी,
बी मतलब अन्नातोलिया, तो वेरी गुड है, सचिन जी ने बता दिया। फिर क्या सोचने की बात है, अन्नातोलिया का पठार। और ये चुना पत्थर का पठार है, कैसा पठार है आपके, चुना पत्थर का। और जहां तक मेरे याद है यहाँ पर आपके तुर्की देश, कौन सा देश है, तुर्की देश में स्थित है, ठीक है, तुर्की देश के किनारे स्थित अन्नातोलिया का पठार आपके बिल्कुल सही हो जाएगा, चुना पत्थर से संबंधित है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 93 का आपके क्या हो जाएगा, अन्नातोलिया का पठार किस किसके, पोंटिंग और टोरस पर्वत श्रेणी के मध्य। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा कनाडा का परमाणु समय कटिबंध नहीं है, ये बताइए जल्दी से। बात की जाए अपने समय कटिबंध की, तो ये पूरी की पूरी जो अपने पास क्या होती है, एक पृथ्वी, इस पृथ्वी के ये जो उत्तर से दक्षिण रेखाएं गुजरती है, इन्हें कहा जाता है, पॉलिटी बाय मनीष सर, गुड, थैंक यू मनीष जी। ये अपने क्या होती है, देशांतर रेखाएं, ये अपने क्या होती है, देशांतर रेखा। और देशांतर रेखा क्या कार्य करती है, ये अपने समय जानने में सहायक होती है, क्या जानने में, समय जानने में सहायक होती है। कौन सी रेखाएं, देशांतर रेखाएं। तो पूरे विश्व को अगर समय के हिसाब से बात की जाए तो ये अपने 15 डिग्री, कितने डिग्री, 15 डिग्री देशांतर के अनुसार अपने समय जोन बांटे गए हैं। तो कितनी है पृथ्वी, 360 की, कितने कितने अपने 360 की। और इसमें से 15 का भाग दे दिया जाए तो 24 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपके 24, यानी कि पूरे विश्व को कितने समय जोनों में बांटा गया है, 24 समय जोनों में। पूरे विश्व को कितने समय जोनों में, जैसे इधर 0 गई, इधर 15, 30, 45, 60, ऐसे इधर भी ये अपने 15, 30, 45, 60 ऐसे पूरे 24 समय जोनों में पूरी पृथ्वी को बांटा गया है। बात की जाए भारत का अपने समय जोन, तो भारत का 82.5 डिग्री समय जोन है ना, क्या बंद हो गया, भारत का जो समय जोन कितना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अपने पूर्व में इधर आएंगे ना तब तो बढ़ेगा, इधर जाएंगे तब पश्चिम में घटेगा। तो बताइए कनाडा देश का कौन सा परमाणिक समय जोन नहीं है, इसके अंदर कटिबंध नहीं है। बात की जाए कनाडा के अंदर अपने 5 कटिबंध है, 5 समय जोन है कनाडा के अंदर, कौन से 5 इसके अंदर समय जोन है कनाडा के अंदर। सचिन जी सी बोल रहे हैं, पर कनाडा के अंदर ध्यान रखना 5 है, कहां से शुरू हो जाता है, 60 से, 60 डिग्री से शुरू हो गया। तो 60 के बाद में इसके बाद में आएगा 75, 15 चौके 60, 15 बाप 75, 15 6 के 90, 15 7 105 और 15 8 120, यहाँ तक है जी सचिन जी। ये अपने 5 समय जोन हो गए कनाडा के। 60 है, 90 भी, 120 भी, 135 नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर आपके, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, डी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्योंकि 15-15 डिग्री पर चलेंगे। विपेंद्र जी 90 डिग्री, क्या बात करें विपेंद्र जी, ये मैंने बता दिया। 60 से कहां से शुरू होगा, 60 से कनाडा का शुरू हो जाता है। कितने समय जोन है, 5 समय जोन है, प्रत्येक समय जोन में कितने का अंतर होगा, 15 डिग्री का। तो अपने कितना हो गया 60, 60 और 75, इसके बाद में 90 भी है, इसके बाद में 105 भी है, और इसके अंदर 120 भी है, 135 नहीं है, ठीक है। और भारत का समय जोन कितना है अपने, बात की जाए भारत, तो भारत का मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, बात की जाए भारत के मानक समय रेखा की, तो ये अपने 82.5 डिग्री, कैसे लिखते हैं 82.5 डिग्री, वो भी कौन सा देशांतर है जी, पूर्वी देशांतर। और कनाडा वाले क्या कि पश्चिमी लगेगा, ध्यान रखना। भारत का कौन सा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो अपने ग्रीनविच समय रेखा से कितने आगे है, 5.5 घंटे अपने आगे है। 5.5 घंटे कैसे लिखा जाता है, 5 घंटे 30 मिनट अपने जीएमटी से आगे है। जीएमटी से कितना आगे अपने, 5.5 घंटे, ठीक है। तो थोड़ा देख लेना, इसे आपके कोई भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का आ सकता है, निकालने वाला कोई एक समय जोन दे देगा, उससे अगले समय जोन का टाइम पूछ लेगा, तो थोड़ा आप देखना, ठीक है। चले भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी 135 कनाडा के अंदर नहीं है, ये अपने कनाडा में नहीं आता। और सभी के सभी कैसे है, पश्चिमी देशांतर, कैसे है, सभी के सभी पश्चिमी देशांतर। ऑपरेशन मोजड़ी कार्यक्रम राज्य के किन जिलों में संचालित हुआ था, बताइए भी। ऑपरेशन मोजड़ी, पहले तो ये बताओ किससे संबंधित है, ऑपरेशन मोजड़ी है ये किससे संबंधित है, क्या हुआ था ऑपरेशन मोजड़ी के तहत। क्वेश्चन नंबर 95, ऑपरेशन मोजड़ी, जीजीएन था ना इसके अंदर, ठीक है। बताइए ऑपरेशन मोजड़ी, मोजड़ी जराब वाला नहीं है, मोजड़ी, ऑपरेशन मोजड़ी की बात की जाए तो ये अपने शुरू हुआ था ऑपरेशन मोजड़ी कार्यक्रम, ये अपने महिलाओं सुरक्षा के लिए, महिला सुरक्षा से संबंधित है।
और लड़कियों को छेड़छाड़ी, महिला और लड़कियों को जो छेड़खानी हो जाती है उनसे संबंधित है। और ये अपने जिलों में, किन जिलों में संचालित हुआ था, तो इसका अपने सीधा सा ध्यान रखना, एनजीजी। एनजीजी, एनजीजी मतलब एनजेजे कर सकते हो, यहाँ पर एनजेजे भी कर सकते हो। एन का मतलब नागौर, जयपुर और जोधपुर, नागौर, जयपुर, जोधपुर। ऑप्शन नंबर आपके ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए भी अपने नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं आपके। तो इसे क्वेश्चन नंबर 95 का क्या हो जाएगा आपके, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपके लड़कियों से छेड़खानी से संबंधित है। भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया, ये बताओ भी। बताइए, भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 1 मई 1974 को, सॉरी 47 को, 10 दिसंबर 1946 को, 26 जनवरी 1949 को, या 26 जनवरी 1950 को? बताइए, भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? बताइए, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को थी क्या? ये तो अपनी संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक, आपके प्रथम बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। और 26 जनवरी 1950 को क्या होती है आपके अंतिम बैठक? अंतिम बैठक कब होती है? 26 जनवरी 1950 को आपके क्या होती है, अंतिम बैठक। तो बताइए, अंगीकृत कब किया गया था? अंगीकृत यानी अपनाया कब गया था भारतीय संविधान को? बताइए भी जल्दी से, कब अंगीकृत कर लिया गया था भारतीय संविधान को, कब अपना लिया गया था? तो बात की जाए अंगीकृत की, तो अंगीकृत का मतलब क्या होता है? अपनाना। अपनाया कब गया था? अपने विधि दिवस मनाते हैं ना, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसको किस रूप में मनाते हैं? अपने विधि दिवस के रूप में, विधि दिवस के रूप में इसको मनाते हैं अपने। ठीक है, संविधान दिवस विधि दिवस के रूप में इसके मनाया जाता है, तो ध्यान रखना भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके 26 नवंबर 1949 सही हो जाएगा इसके अंदर। फिर केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, क्या शब्द दे रखा है? सामूहिक रूप से। तो बताइए, व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से। अगर यहाँ पर आ जाए आपके व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत रूप से आ जाए, व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, और सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? बताइए जल्दी से। केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद होती है, ये अपने सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सामूहिक मतलब सभी मंत्रिपरिषद होगी, पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी? संसद के प्रति। किसके प्रति होती है आपके? संसद के प्रति, यानी लोकसभा। लोकसभा में बैठती है ना केंद्रीय मंत्रिपरिषद, तो आपके लोकसभा के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी। अगर आ जाए कि अपने व्यक्तिगत रूप से, तो व्यक्तिगत रूप से होती है अपने राष्ट्रपति के। व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? अपने राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। और सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? आपके लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 97 का क्या हो जाएगा आपके? लोकसभा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चले भी आगे। भारत के मूल संविधान में अनुच्छेद थे, ये लो भी, बताओ भी। पॉलिटी का कितना अच्छा क्वेश्चन है। भारत का जो मूल संविधान था, यानी 26 जनवरी 1950 को जिस संविधान को लागू किया गया था, या 26 नवंबर 1949 को जिस संविधान को अंगीकृत यानी अपनाया गया था, उसके अंदर कितने अनुच्छेद थे अपने, कितने भाग थे? बताइए जल्दी से। और वर्तमान में कितने हैं अपने? वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं अपने? बात की जाए अपने वर्तमान के अंदर, तो वर्तमान में वैसे तो अपने अनुच्छेद 395 रहते, लेकिन कुछ उप अनुच्छेद बन गए, इस हिसाब से अपने हो गए 465 अनुच्छेद। कितने अनुच्छेद है? 465 अनुच्छेद है अपने वर्तमान के अंदर। वर्तमान में 465 तो अनुच्छेद है। भाग कितने हैं वर्तमान के अंदर? भाग है वर्तमान में अपने 25 है। अनुसूची कितनी है? अनुसूची, अनुसूची कितनी है अपने वर्तमान के अंदर? 12। ये ध्यान रखना, अपना वर्तमान का हो गया। ठीक है, वर्तमान में भाग कितने हैं? 25 है। 22 नहीं, ध्यान रखना 25 भाग हो चुके हैं अपने। और इसके अंदर अपने अनुसूचियां कितनी है? 12। अनुसूचियां कितनी है?
12 है, 25 भाग है, 465 क्या है अपने अनुच्छेद है वर्तमान संविधान के अंदर। 10 प्रविष्टियां हैं, 10 क्या है अपने प्रविष्टि, प्रविष्टि 10 क्या है अपने इसके अंदर प्रविष्टि है। मूल संविधान का पूछ रहा है ये, तो बताइए जल्दी से मूल संविधान के अंदर क्या क्या चीजें थी। बात की जाए मूल संविधान की, तो मूल संविधान के अंदर अपने 395 तो क्या थे अनुच्छेद, मूल संविधान का पूछता है 395 अनुच्छेद थे। इसके अलावा बात की जाए अपने अनुसूची कितनी भाग, भाग कितने थे अपने 22, भाग कितने थे 22। और प्रविष्टि कितनी थी, प्रविष्टि, प्रविष्टि की बात की जाए तो मूल संविधान के अंदर 5 हुआ करती थी। और को क्या रह गया, अच्छा अनुसूची, अनुसूची अपने शायद 8 हुआ करती थी। अनुसूची कितनी हुआ करती थी, 8 अनुसूचियां हुआ करती थी मूल संविधान के अंदर। अपने अनुसूची कितनी थी 8 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद हुआ करते थे। प्रविष्टि कितनी थी 5। ठीक है, चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 99 ये रहा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, बताइए जल्दी से। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, कौन सा अनुच्छेद है ये आपके न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद 124 से 3 है क्या, 124(3) कितना नंबर अनुच्छेद आपके, अनुच्छेद 124(3) का संबंध है अपने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वो इसके अंदर आ जाएगा आपके, कौन करता है, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या आपके बिल्कुल सही। ठीक है, फिर भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय का स्वरूप है, न्याय का स्वरूप कौन कौन सा है अपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय और सांस्कृतिक न्याय। तो बताइए इसमें से अपने कूट छाटने की ए नंबर ऑप्शन है केवल एक, एक और दो, 1 2 3 या 2 3 4, बताइए कौन सा अपने मूल संविधान या प्रस्तावना के अंदर कौन सा न्याय स्वीकार किया गया है। तो इसके अंदर अपने आर्थिक न्याय है, सामाजिक न्याय है और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। तो इसके अंदर 4 नहीं होगा, तो 1 2 और 3 बिल्कुल क्या हो जाएगा आपके सही, 1 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी आपके बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी आपके क्या हो जाएगा सही। 100 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपके सी। ठीक है, चले भी आगे, यानी कौन सा नहीं इसके अंदर, सांस्कृतिक न्याय नहीं है। स्थानीय शासन विषय को भारत के संविधान की किस सूची में रखा गया है। स्थानीय शासन 3 विषय होते हैं, 3 सूचियां होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। बात आ गई स्थानीय शासन की, किसकी आ गई, स्थानीय शासन की। यानी अपने जो स्थानीय शासन चलता है यहाँ पर, अपने जो नगर पालिका वगैरह में स्थानीय शासन चलता है, इसकी बात की जाती है, तो किसके अंतर्गत आ जाएगा ये, तो ये तो अपने राज्य सूची का विषय हो गया ना, किसके अंतर्गत आ गया, राज्य सूची। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, राज्य सूची का ये पार्ट है। ठीक है, अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 246 आपके अनुसूची, आपके सूची देखते ना, हाँ इसके अंदर सूचियों का अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 246 है या 43 जो भी देखना। ठीक है, अनुच्छेद 246 और 7वीं अनुसूची, अनुसूची कौन सी आपके 7वीं, 7वीं अनुसूची होगी। और अनुच्छेद कौन सा हो गया 246, 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची है इसके अंदर। और अनुच्छेद कौन सा है अपने 243 नंबर, सॉरी 46, 246 264 नंबर अनुच्छेद आपके। और 7वीं इसके अंदर क्या है अनुसूची। इसके अंदर अपने 3 श्रेणियां दी गई है, कौन कौन सी 3 सूचियां दी गई है, एक तो राज्य सूची, एक समवर्ती सूची और एक संघ सूची। जब न्यायालय किसी पदाधिकारी को उसके कर्तव्य विहीन के लिए आदेश जारी करता है तो उसे कहा जाता है, न्यायालय किसी व्यक्ति को, व्यक्ति विशेष को, संस्था को अगर कोई भी रीट जारी करता है, उसके कर्तव्य के लिए आदेश जारी करता है, तो उसको क्या कहा जाएगा, परमादेश। क्या कहा जाता है, परमादेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, परमादेश कहा जाता है। ठीक है, चले भी आगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस देश के संविधान की देन है। ये नीति निर्देशक तत्व आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, हर एग्जाम में आते हैं, तो आपको अच्छे से इनको रट लेना चाहिए, कहाँ से आते हैं, कहाँ से लिए गए हैं। तो बात की जाए संविधान के भाग 4 के अंदर नीति निर्देशक तत्व किसके अंदर है अपने, भाग तो है 4। ठीक है, भाग कौन सा है आपके
4 अनुच्छेद की बात की जाए, क्या कह रहे, बात की जाए अनुच्छेद की, अनुच्छेद आपके 36 से 51, 36 से 51 नंबर अनुच्छेद के मध्य आपके नीति निर्देशक तत्व मिलते हैं राज्य के। भाग नंबर कौन सा आपके 4 है, और किस देश से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो आयरलैंड। अभी जो आपकी आरपीएफ का एग्जाम हुआ तो उसके अंदर भी ये क्वेश्चन था, रीट वाले में भी था, आरपीएफ में भी ये क्वेश्चन था ना, तो आपके आयरलैंड से लिए गए, आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। अनुच्छेद 36 से 51 भाग नंबर 4 होगी इसका। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विषय, लोकतांत्रिक व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सत्य कथन पूछा इसने लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में। इससे इसने कमजोर वर्ग के सभी भेदभाव को समाप्त कर दिया, अभी तक नहीं किया जी। इसने आर्थिक लोगों के बीच, इसने लोगों के बीच आर्थिक समानता को समाप्त कर दिया है, कोई नहीं हुआ अभी तक समान। और इसने राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया है, इसने लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अपना सीधा सा दिख रहा है इसके अंदर, तो ऑप्शन नंबर आपके 104 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सी बिल्कुल सही हो गया ना, क्योंकि जो अपने राजनीतिक गैर बराबरी, यानी कोई भी चुनाव लड़ सकता है अपने इसमें से, कोई बराबरी वाली बात, इसकी गैर बराबरी वाली बात नहीं है, तो ये अपने सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा उपबंध आपातकाल की व्यवस्था देता है। इसमें 3 है ना अपने आपातकाल से संबंधित, कितने अनुच्छेद दे रखे हैं, 3 अनुच्छेद है। अपने राष्ट्रपति कोई भी आपातकाल लगा सकता है, उसके अंदर कितने अनुच्छेद है, 3 दे रखे। कौन कौन से, 352, 356 और 360। एक तो आपके अनुच्छेद है 352, एक है 356, एक आपके 360। ये 3 अनुच्छेद है वो अपने किससे संबंधित है, आपातकाल से संबंधित है। बात की जाए कि 352 के तहत अगर आपातकाल लगाएगा राष्ट्रपति, 352 के तहत लगाएगा तो किस प्रकार लगाएगा कि उसके अंदर वो हो गया कि युद्ध हो गया, युद्ध वगैरह क्षेत्र में अपने युद्ध जैसी संभावना होगी देश के अंदर, उसको लग रहा है भी युद्ध जैसी संभावना हो चुकी है, गृह युद्ध हो सकता है, बाह्य आक्रमण इसमें बोल सकते हैं अपने, बाह्य आक्रमण, बाहरी आक्रमण। बाहरी आक्रमण की स्थिति में कौन सा अनुच्छेद के तहत आपातकाल लगाया जाता है, 352 के तहत है। बात की जाए 356 में, तो इसमें वो होता है कि राज्य में अपने राष्ट्रपति शासन लगता है, यानी राज्यपाल कहते हैं, राज्यपाल खुद राष्ट्रपति को तला के कह देता है यहाँ पर अपने संविधान का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, आप यहाँ का शासन खुद संभाल लीजिए, तो उसके तहत 356 के अंदर आ जाएगा। बात की जाए 360 के अंदर, तो आंतरिक, ये आप बोल सकते हैं उसको गृह युद्ध, एक प्रकार का क्या हो गया आपके गृह युद्ध से संबंधित जो आपातकाल लगाए जाते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत लगाए जाते हैं, 360 के तहत, 360 के तहत अपने गृह युद्ध से संबंधित गृह युद्ध से संबंधित अपने 360 के अंदर आ जाएगा। तो इसमें अपने दे रखा है, एक ही दे रखा है ना इसमें, कौन सा 356 वाला, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चले भी, ये लो अब आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 106, भारत की संसद मुख्य रूप से कौन सा कार्य करती है। अच्छा, कानून तोड़ने वालों को दंडित करना, कौन सा कार्य करती है बताइए। भारत की संसद मुख्य रूप से कौन सा कार्य करती है, कानून तोड़ने वालों को दंडित करने का काम तो न्यायपालिका का है, पंचायतों के चुनाव स्थानीय स्वशासन का काम है, कानून लागू करना ये भी अपने संसद का काम नहीं है, लेकिन कानून बनाने का काम संसद का है, कानून लागू तो राष्ट्रपति करेगा ना, उसके साइन हो जाएंगे, वो करेगा कानून लागू। तो क्या करती है अपने, कानून बनाती है, क्या करती है अपने, कानून बनाती है। पार्लियामेंट क्या करती है, कानून बनाती है। अपने इसको व्यवस्थापिका के नाम से जाना जाता है संसद को, और इसका आपके संविधान के अनुच्छेद 79 के अंदर, 79 नंबर अनुच्छेद के अंदर इसका गठन किया गया है, ठीक है। इसके बारे में अपने को जानकारी मिलती है। चले भी आगे, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता होनी चाहिए। वह जन्म से भारत का नागरिक हो, उसकी अधिकतम आयु 35 वर्ष हो, वह राज्यसभा लोकसभा नहीं, क्या कुछ योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। वह लोकसभा सदस्य की योग्यता रखता हो, वह राज्यसभा
सदस्य की योग्यता रखता हो। तो बताइए भी क्वेश्चन नंबर 107 आपके सामने है। इसमें तो अपने एक से ज्यादा ही दे रखे हैं, तो बताइए सही, तो एक से ज्यादा ही लग रहे हैं मेरे को तो 35 वर्ष है आयु अधिक, जिसकी अधिकतम आयु, हाँ तो आयु अधिकतम 35 वर्ष ही चाहिए इसकी, या न्यूनतम आयु है अच्छा 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 वैसे कट गया ना, अधिकतम नहीं न्यूनतम आयु 35 वर्ष बाद बन सकता है, तो ये कटी गया इसके। और कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, तो है जन्म से भारत का नागरिक हो, नहीं भारत की नागरिकता होनी चाहिए, चाहे जन्म से हो चाहे बाद से हो। राज्यसभा वाला कोई मैटर नहीं, इसमें लोकसभा हो जाएगा, ठीक है। लोकसभा की सदस्य की योग्यता, योग्यता रखता हूँ ये नहीं है कि लोकसभा का सदस्य हो, योग्यता होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी के अंदर बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तब इसका समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108, भारत के कार्यकारी अंगों में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? शामिल है प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, प्रशासनिक अधिकारी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्या दे रखा है इसने? कार्यकारी अंगों में। क्या दे रखा है इसने? कार्यकारी अंगों में कौन शामिल है, बताइए जल्दी से। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा अपने, एक तो सर्वोच्च न्यायालय नहीं है क्योंकि ये कार्यपालिका क्या एक प्रकार की न्यायपालिका है। सर्वोच्च न्यायालय किसके अंडर में आ जाएगा? न्यायपालिका के अंडर में। बाकी सभी कार्यपालिका के अंडर में आ जाते हैं। तो 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा आपके बिल कभी भी भंग नहीं हो सकती, ठीक है। भंग नहीं होगी तो कैसा सदन है? स्थायी सदन। कैसा सदन है आपके? स्थायी सदन है। राज्यसभा भंग नहीं होती, स्थायी सदन है, उच्चतम सदन है, एक प्रकार का ध्यान रखना। लोकसभा निम्न सदन है। जब लोकसभा भंग होती है तब राज्यसभा की बैठक भी नहीं बुलाई जाती, ये बात गलत है। जब लोकसभा भंग होती है तो राज्यसभा की ही बैठक बुलाई जाती है, ये बात अपनी गलत है। तो इसने सही पूछा ना, तो 1 और 2, ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपके बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110, न्यायपालिका के, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, न्यायपालिका के अधिकारों के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से विवाद शामिल है? बताइए अभी क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 है, इसके अंदर अपने क्या दे रखा है कि अच्छा कूट दे रखे है कि न्यायपालिका क्या क्या कर सकती है। इसमें है कि देश के नागरिकों के बीच हाँ विवाद सुलझा सकती है, नागरिक और सरकार के बीच विवाद सुलझा सकती है, 2 या 2 से अधिक राज्य सरकारों के बीच, केंद्र और राज्य सभी दे रखा है। न्यायपालिका तो देश के अंदर सबके बीच मध्य की अपने जो मिलिट्री को छोड़ दिया जाए, सेना को छोड़ दिया जाए, तो सभी के बीच अपने प्रमुख न्यायाधीश का कार्य करती है। तो इसमें चारों के चार ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 है किसी में, ऑप्शन नंबर सी आपके क्या हो जाएगा? सही। कितना? 110 का ऑप्शन नंबर सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111, कौन सी अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाएं बाजार शक्तियों द्वारा नियंत्रित एवं सरकार द्वारा नियमित की जाती है? बाजार शक्तियां तो क्या करेगी? नियंत्रित। और सरकार क्या करेगी? नियमित करेगी। बताइए कौन सी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए क्या हो जाएगा? बताइए, यानी इसके अंदर एक तो बाजार भी शामिल है और सरकार भी शामिल है, दोनों चीजें शामिल है। तो बताइए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 111 का क्या हो जाएगा? बाजार और आपकी सरकार दोनों शामिल है, तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए ऑप्शन क्या होगा? ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 111 का क्या होने वाला है? तो इसके अंदर दोनों शामिल है, दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? मिक्सचर बन जाएगा, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था आ जाएगी? मिश्रित। तो क्वेश्चन नंबर 111 का आपके क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा? आपके सी, ठीक है। चले भी आगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्योंकि बाजार शक्तियां भी शामिल है, बाजार शक्तियां अगर शामिल तो वो पूंजीवादी हो जाएगा, सरकार शामिल हो तो समाजवादी हो जाएगा, दोनों शामिल होगी तो क्या हो गया आपके? मिश्रित। दोनों शामिल हो जाएगी तो क्या हो जाएगा आपके? मिश्रित, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112 है आपके, औपनिवेशिक शासन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप क्षेत्र का पतन। भारतीय अर्थव्यवस्था में हस्तशिल्प क्षेत्र का पतन, क्या हैंडीक्राफ्ट का पतन किस प्रकार हो गया? औपनिवेशिक
जो शासनकाल था उसके अंदर मोटा मोटी पूछ रखा है कि जो अंग्रेजों का शासनकाल था, अंग्रेजों के समय भारत के अंदर जो छोटे उद्योग है उनकी अर्थव्यवस्था किस प्रकार गड़बड़ा गई, वो छोटा उद्योग का जो क्षेत्र था वो किस प्रकार अपने गड़बड़ा गया, ये पूछ रखा है इसके अंदर। तो बताइए अपने क्या हो सकता है इसका। कि मानव निर्मित मशीनों से प्रतियोगिता, मानव अब मशीनों से प्रतियोगिता करा, क्योंकि अंग्रेजों के आने से क्या हो गया कि मशीनें आ गई, मशीनें आ गई, मशीनीकरण हुआ उद्योगों का, मशीनीकरण हुआ तो इसने क्या दे रखा है, हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट, आज से जो उद्योग बन रहे थे वो समाप्त हो गए। तो ये कथन सही है। ब्रिटिश पर शुल्क नीति, ब्रिटिश अंग्रेजों ने कहा भी यहाँ से हम जो आपसे कपड़ा वगैरह जो भी कुछ लेंगे आपका बनाया हुआ उसके ऊपर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। अगर हम रॉ मटेरियल लेंगे तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, अगर हम बना हुआ सामान लेंगे तो उसके ऊपर क्या लगेगा, टैक्स। वो अपने से रॉ मटेरियल कच्चा माल लेते, अपने उद्योगों में बनाते, फिर अपने को वापस बेच देते, तो ये अपने टैक्स लगता था तो अपने ज्यादातर कच्चा माल ही उनको बेच देते, बिल्कुल सही बात है। मांग के स्वरूप में परिवर्तन, वही हो गया ना कि कच्चा मांग रहे हैं, आपके कच्चा माल मांग रहे हैं कि हमें कपड़ा न देकर आप रुई दे दो, कपड़ा न देकर आप कपास दे दो, हम तो कपास से खुद ही कपड़ा बना लेंगे। तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, आपके ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 112 के अंदर हो गया। नई आर्थिक नीति 1991 की शर्तों पर विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत को कितना ऋण दिया गया, कितना ऋण दिया गया, किसके द्वारा, जो विश्व बैंक है उसके द्वारा, कब, 1991 में नई आर्थिक नीति के अंदर। तो बताइए भी कितना ऋण दिया गया था भारत को 1991, तो अपने लिए महामंदी का टाइम था ना, बिल्कुल ही अपना खजाना खाली हो गया था, आर्थिक अपने आर्थिक प्रतिबंध बहुत ज्यादा लगाए हुए थे, क्या लगाए हुए थे, अपने आर्थिक प्रतिबंध। तो उस समय अपने प्रधानमंत्री हुआ करते थे पीवी नरसिम्हा राव, और उनको लगा भी अपने पास मात्र और मात्र कितने दिन का, 15 दिन का राशन है, 15 दिन के बाद देश का राशन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, अपने पास मुद्रा कोष भंडार नहीं है। तो उन्होंने अपने जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे उनको वित्त मंत्री, आपके वित्त मंत्री बनाते हैं, और कहा भी इसका कोई समाधान कीजिए। तो डॉक्टर साहब ने कहा भी जैसे जैसे मैं करूंगा वैसा करना पड़ेगा, तो उनका जैसा आप बोलोगे वैसा करेंगे, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा सबसे क्यों नहीं दे रहा अपने को ऋण, कि विश्व बैंक बोल रहा है कि आप भारत के अंदर जो भी कोई कंपनी आती है, विदेशी कंपनी आती है, उनको छूट दो। आप छूट नहीं देते, आप उसके ऊपर प्रतिबंध लगाते हो, क्योंकि तब तक अपने थोड़ी स्वदेशी वाली भावना ज्यादा थी। इससे पहले अपने सामान बहुत कम हुआ करते थे, अगर सीमेंट का कट्टा भी लेना होता तो राशन कार्ड लगता, वो भी 4 महीने पहले। आज आपने राशन कार्ड ले जाकर सीमेंट के कट्टे के लिए आवेदन किया है तो लगभग 6 महीने बाद आपको सीमेंट का कट्टा मिलेगा। तो इसमें बड़ी दिक्कत हुआ करती थी, क्योंकि अपने स्वदेशी कंपनियां हुआ करती थी, विदेशी कंपनियां नहीं थी। अब जितनी ज्यादा कंपनियां आएगी, जितना ज्यादा मार्केट होगा उतना ग्राहक को फायदा होगा, और वैसे मिलता ही नहीं था सीमेंट के कट्टे, ये 2 3 4 ऐसे मिला करते थे। अब बड़े सेठ साहूकार को अगर सीमेंट चाहिए तो वो क्या करेगा, उसने कहा भी मैं 100 कट्टे स्कूल में दान दे रहा हूँ, अपने देखे हैं स्कूल सेठों ने बनवा दिए, उसी कारण बनवा दिए कि 100 कट्टे किसको दान में दे दिए, स्कूल को। अब स्कूल में कितने लगाए, 50, तो 50 मेरे को चाहिए, 50 घर में लगाने हैं, तो 100 दान देने पड़ेंगे आपको, तभी 50 मिलेंगे उसमें से। इस प्रकार वे अपनी व्यवस्था की जाती थी। कोल्ड ड्रिंक के नाम पर अपने पास कुछ नहीं था, शिकंजी थी, एक कोका कोला, थम्सअप, ये सभी बाद में आई है, तो अपने पास विदेशी कंपनियां नहीं थी इस समय। तो विश्व बैंक ने 1991 में कहा भी आप विदेशी कंपनियों को आने दीजिए, भारत की जो विदेश नीति है या आप बोल आपकी आर्थिक नीति उसको परिवर्तित कीजिए। तो अपने 1991 में कहा भी ठीक है, अपने आर्थिक नीति को परिवर्तित कर लेते हैं, तो आप कितना लोन दो देगा, जितना मांगूंगे उतना पैसे दे देंगे। तो अपने का 7 किधर गए, $7 बिलियन दे दिए, कितने, $7 बिलियन अपने पैसे मांगे, वर्ल्ड बैंक ने दे दिए, अपनी नीति चेंज कर दी। उसके बाद 1991 के बाद अपने यहाँ पर आर्थिक मंदी जो आई थी उसका समापन हो गया, और विदेशी कंपनियां आई तो प्रतिस्पर्धा हुई, प्रतिस्पर्धा में हमेशा ही ग्राहकों को क्या होता है, फायदा। प्रतिस्पर्धा में हमेशा ही किसको फायदा होता है, ग्राहक को। तो अपने आप चीजें ऐसे ही आ रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 113 का क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, $7 बिलियन। क्वेश्चन नंबर 114, विश्व व्यापार संगठन WTO
की पूर्ववर्ती संस्था कौन सी थी? तो बताइए WTO की पूर्ववर्ती संस्था कौन सी थी? WTO यानी विश्व व्यापार संगठन था, इसकी पूर्ववर्ती से पहले की संस्था कौन सी थी? और जो विश्व व्यापार संगठन है इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 को इसकी क्या होती है स्थापना? किसकी? WTO की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1995 को। और इसकी पूर्ववर्ती संस्था कौन सी थी? व्यापार से संबंधित है, व्यापार एवं सीमा शुल्क महासंधि, नाम क्या हुआ करता था अपने? व्यापार एवं सीमा शुल्क महासंधि। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1948 के अंदर। कब होती है? 1948 में। कितने देश शामिल थे? तो इसके अंदर अपने 23 देश शामिल थे। कितने देश शामिल थे? 23 देश। ठीक है, तो अपने ध्यान रखना विश्व व्यापार संगठन की पूर्ववर्ती आपके संगठन कौन सा था? संस्था कौन सी थी? व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि। 23 देश शामिल थे। 1948 में इसकी स्थापना होती है। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1995 को। चलिए भी आगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना यानी AAY के अंत्योदय योजना के परिवारों को कितना मासिक खाद्यान्न उपलब्ध करवाया गया? बताइए कितना उपलब्ध करवाया जाता था? क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर है। बताइए जल्दी से कितना खाद्यान्न दिया जाता था प्रति परिवार प्रति माह? 2013 वाला है क्या? 2013 में कितना दिया जाता था प्रति परिवार प्रति माह? कितना? 35 किलो। कितना खाद्यान्न दिया जाता था? 35 किलो। ठीक है, नेक्स्ट हो गया अपने 116 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन से खुदरा डिजिटल रुपए को लॉन्च किया गया? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 116 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर है। बताइए क्वेश्चन नंबर 116 का क्या हो जाएगा? कौन सा खुदरा रुपए डिजिटल करेंसी कौन सी जारी की गई थी? ये बात अपने 1 दिसंबर 2022 की। कौन सा जारी किया गया था? ई रूपी। ई रूपी 2022 में। तो ऑप्शन नंबर है ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपके। ठीक है, आगे चले भी। क्वेश्चन नंबर 117 शाख निर्माण या शाख सृजन का कार्य कौन करता है? शाख निर्माण या शाख सृजन का कार्य कौन करता है? बात की जाए शाख निर्माण तो ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शाख निर्माण का क्या किया जाता है? शाख निर्माण शाख सृजन का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक आएगा या वाणिज्य बैंक आएगा? ये थोड़ा चेक कर दी। भारतीय रिजर्व बैंक शाख निर्माण है, संबंध तो इसका भारतीय रिजर्व बैंक से। और इसका अपने निर्माण कौन करता है? इसमें वाणिज्य वाणिज्य बैंक कर दो। वाणिज्य से सम्मिलित हो गया ना, तो क्या हो जाएगा आपके? वाणिज्य बैंक। थोड़ा और चेक कर लेना, मेरे हिसाब से वाणिज्य बैंक इसके अंदर सही होगा। बाकी आप थोड़ा सा इसको चेक कर सकते हो। चले भी आगे। ये हो गया अपने 117 का सही है। चलो वाणिज्य बैंक की होगा। राजस्थान महिला निधि का संगठन किसके माध्यम से किया गया? राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। बिल्कुल सही है। 118 का क्या हो जाएगा? ए। 118 का क्या हो जाएगा आपकी? ए। ये अपने 27 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना की गई थी। ये जो अपने स्थापना कब की जाती है आपकी? 27 अक्टूबर 2010 को इसकी क्या की जाती है? स्थापना। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की स्थापना। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार राज्य उपभोक्ता संगठन परिषद का गठन कौन करता है? 119। क्वेश्चन नंबर 119 का क्या होगा बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर है कितना होगा? इसकी आपके धारा भी है, धारा 6A। धारा 6A है ना, तो इसका अपने सीधा एक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम इसकी धारा 6A के अंदर दिया गया है। इसका आपके संगठन का संरक्षण कौन करेगा? राज्य सरकार। राज्य सरकार। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन आज अपनी क्लास का। और ये लो आज अपनी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। आंकड़े दे दिए। मानव विकास रिपोर्ट
2021-22 के अनुसार भारत की असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक यानी IHDI का मान कितना है। क्वेश्चन नंबर 120 है। बताइए कितना है मान, बताइए कितना है मान इसका। तो इसका जो मान होने वाला है वो है अपने ऑप्शन नंबर डी 0.0475 अपने इसका मान होने वाला है। तो ये अपने क्वेश्चन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, डी। तो ये आज की अपनी क्लास, और आज की क्लास में अपने कितने क्वेश्चन कर लिए, फिर अपने 30 क्वेश्चन और कर लिए, टोटल अपने 120 और 30 इससे पहले कर लिए थे, यानी 150 क्वेश्चन तक पहुंच गए अपने। तो मॉडल पेपर संख्या नंबर आगे क्या कुछ, अच्छा ये और अच्छा आगे कुछ दे रखा है क्या, देखो भी आगे क्या है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1961 में हुई थी, जिसके प्रथम निर्देशक अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया था। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी, 2 नंबर पॉइंट है, 1 नंबर पॉइंट है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी, विशाल अन्नागार इसकी सबसे बड़ी इमारत है। बात की जाए अपने मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध कलाकृति कौन सी है, कांस्य की मूर्ति। कौन सी मूर्ति, अपने कांस्य की नर्तकी की मूर्ति है। अपने सिर्फ 4 सेमी की, कितनी की, 4 सेमी की एक नर्तकी की मूर्ति कांस्य की, वो इसकी सबसे प्रमुख कलाकृति है। और भी क्या कुछ इसके अंदर, ये लो अपने पूरा हो गया आज का टेस्ट। टेस्ट संख्या नंबर कितना था अपने पास, 5। तो अपने पास जो 5 नंबर, ये तो नहीं चलता साफ। तो अपने पास जो 5 नंबर मॉडल पेपर था वो भी आज क्या हो चुका है पूरा। कितने नंबर मॉडल पेपर, रेट या जो भी सामान्य ज्ञान की आप तैयारी कर रहे हो, सामान्य भर्ती की, उनके लिए अपने 5 नंबर मॉडल पेपर पूरा हो गया। तो अपने फिर आगे और मिलेंगे नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए आप सभी से लेते हैं विदा। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और आने वाली भर्तियों के कैलेंडर पर भी अपने चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।